नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। देखिए, अब सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है और मैं डेली आप लोगों के लिए बड़ी वीडियो डालने वाली हूं। तो जिन भी बच्चों को पढ़ाई करनी है, वास्तव में एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो वो मेरी वीडियो देखें, क्योंकि मैंने खुद नए चैप्टर रीड आउट किए हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। बहुत सारे टेस्ट पेपर मैंने बना के रखे हैं, तो आप मेरी पीछे की वीडियो में जाके उन को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 18वीं शताब्दी में स्पेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की कूटनीतिक स्पर्धा के कारण इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन ने उत्तरी इटली को संगठित करके एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और एक कर प्रणाली उसने शुरू कर दी। 1815 में वियना संधि के पश्चात इटली को पुनः विभाजित कर दिया गया। उसे लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है वो बाधक था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया जो है हमेशा इटली को अपने अधीन रखना चाहता था। उसके बाद क्या होता है कि इटली के राष्ट्रवादी लोगों ने अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई और इनमें उनकी प्रमुख संस्था थी कार्बोनरी और उसका मुख्यालय था नेपल्स में। अब इन लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीय भावना बनने के बाद इन्होंने जो है छोटी छोटी अपनी क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई, जिनको हम कहते हैं कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था के उद्देश्य क्या थे? दो उद्देश्य थे: विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और संवैधानिक स्वतंत्रता की प्राप्त करना। 1820 में नेपल्स में विद्रोह हुआ और 1830 से 1848 तक क्रांतियां हुई। युवा वर्ग की शक्ति को काबूल ने किस संस्था के रूप में स्थापित किया? तो 1831 में यंग इटली। अब देखो, यंग लोग होते हैं, 21 साल का बच्चा हम यंग मानते हैं, लेकिन यहाँ उसमें हमें 10 प्लस करने हैं, तो 1831 यंग इटली कार्बोनरी संस्था में परिवर्तित हो गई और स्थान ले लिया। इटली के प्रमुख विचारक थे, तो देखिए, मेज़िनी, कार्दुस्सा, फास्कोलो और एल फराई। इटली में वैचारिक आंदोलन जाना जाता है रिसार्जिमेंटा, पुनर्जीवन। ठीक है, वैचारिक उसको क्या बोलेंगे? रिसार्जिमेंटा, पुनर्जीवन नाम से भी जाना जाता है। किसको? वैचारिक आंदोलन को। जैसे हम पुनर्जागरण को मानते हैं रेनेसा, उसी तरह से वैचारिक आंदोलन को मानते हैं रिसार्जिमेंटो। 1848 की क्रांति जो है वो फिर विफल हुई। 1849 में पीडमांट का राजा बना था विक्टर एमुअल सेकंड। यह उदार व समझदार राजनीतिज्ञ था। पीडमांट की जनता उसे उदार राजा कहती थी। फिर है कि पीडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री 1852 में कौन बना? काबूर। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1855 में। किस किस के बीच में? रूस एक साइड में था, दूसरी साइड में फ्रांस और इंग्लैंड। काबूर ने विदेशी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस राष्ट्र का सहयोग किया? फ्रांस व इंग्लैंड का। देखिए, काबूल बहुत ही बुद्धिमान था, तो इसे ऑस्ट्रिया को पराजित करना था। अब उसे लग गया था कि वो अकेला जो है ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ सकता है, तो उसने फ्रांस व इंग्लैंड का सहयोग किया। काबूल ने इटली की समस्या को किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया? तो देखिए, पेरिस का शांति सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पे उसने समस्या को प्रस्तुत किया। नेपोलियन थर्ड भी काबूल से बहुत प्रभावित हुआ और उसने काबूल से पूछा कि मैं इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। देखो, कई बार एग्जाम में ये कोटेशन आ जाते हैं कि ये किसने कहा, तो नेपोलियन थर्ड ने कहा। किससे? काबूल से। और ये भी कोटेशन है कि क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली का जन्म हुआ है। अब ये आपको बताना है कि ये किसकी थॉट है, किसने इसके बारे में कहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।